नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं का पहला अध्याय जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि विद्युत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इस चैप्टर में जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएँ हैं, है ना, इन सबको हम आपको धीरे धीरे आसानी से सिखाने वाले हैं। तो यदि आप कक्षा 12वीं की पढ़ाई प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि अध्याय 1 और अध्याय 2 के कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से आना चाहिए। यदि आप अध्याय 1 और अध्याय 2 को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो दोनों अध्यायों में पढ़ी हुई जो जानकारी है वो अगले चैप्टरों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए अध्याय 1 और अध्याय 2 के कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि विद्युत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो विद्युत शब्द की उत्पत्ति के पीछे एक रोचक कहानियाँ हैं। सबसे पहले यूनान के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने क्या करा था, सबसे पहले एक एम्बर नाम का पदार्थ था, उसको उन्होंने क्या करा था, उसके ऊपर ऊन का कपड़ा रगड़ा था और ऊन का कपड़ा रगड़ने के बाद उन्होंने देखा कि वो छोटी वस्तु जैसे कागज़ के टुकड़े हुए, छोटे छोटे धूल के कण हुए, उनको अपनी ओर क्या कर रहा है, वो आकर्षित कर रहा है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि यदि हम कंघी को सूखे बालों पर रगड़ते हैं तो कंघी क्या कर लेती है, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है, अर्थात उसमें एक प्रकार की क्या उत्पन्न हो जाती है, एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। फिर इसी प्रयोग को देखकर इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे विलियम गिलबर्ट, उन्होंने भी क्या करा था, ऐसे और पदार्थ ढूंढे थे। उन्होंने यही प्रयोग अलग अलग पदार्थों के रूप में करा था, जैसे एबोनाइट के साथ करा, गंधक के साथ करा और उन्होंने लाख के साथ करा, है ना। उन्होंने कांच के साथ करा कि कांच के टुकड़े लिए, गंधक लिया, है ना, एबोनाइट की छड़ी, इन सब पर क्या करा उन्होंने, रेशम के कपड़े, ऊन के कपड़े ये रगड़ कर देखा। तो उन्होंने क्या पाया कि इन पदार्थों में भी कुछ मात्रा में हल्की वस्तु को अपनी ओर खींचने की एक एनर्जी उत्पन्न हो गई है। फिर इस घटना को, चूंकि ये काय के कारण उत्पन्न हुई है, एम्बर के कारण, शुरुआत में सबके ध्यान में आई कि एम्बर वाले पदार्थों को जब रगड़ा था तो उसमें हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ था। तो एम्बर को यूनानी भाषा में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रम बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एम्बर को क्या बोलते हैं, यूनानी भाषा में बोला जाता है इलेक्ट्रम। और इलेक्ट्रम शब्द से इलेक्ट्रिसिटी बनी। कौन सा शब्द आया, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या बोला जाता है, विद्युत। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत शब्द की जो उत्पत्ति हुई है उसके पीछे क्या है, किसका काम है, एम्बर का। एम्बर नामक जो पदार्थ है सबसे पहले उसको रगड़ा था, रगड़ने से उसमें क्या हुई थी, एक एनर्जी उत्पन्न हुई थी जो हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। तो इस ऊर्जा को सबसे पहले क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रम। यूनानी भाषा में क्या बोलते थे, ऐसे एम्बर को इलेक्ट्रम बोलते थे। और इलेक्ट्रम से किस शब्द की उत्पत्ति हुई, इलेक्ट्रिसिटी की। और इलेक्ट्रिसिटी क्या बोला जाता है, विद्युत। चूंकि यह ऊर्जा घर्षण के कारण उत्पन्न हुई इसलिए इसे क्या बोला जाता है, घर्षण विद्युत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, घर्षण विद्युत। और रगड़ने के बाद पदार्थ के गुण में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है ना। जब हम किसी पदार्थ को रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद वो पदार्थ क्या जाता है, आवेशित हो जाता है। उसमें परिवर्तन जो होता है वो क्या जाता है, आवेशित हो जाता है। और आवेशित होने के बाद उस पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय गुणों का प्रदर्शन होने लगता है। अर्थात अगर किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय गुण प्रदर्शन होने लगे तो उस पदार्थ को क्या बोलते हैं कि वो आवेशित हो चुका है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि उस पदार्थ में कौन सा गुण उत्पन्न हो गया है, आवेश का गुण उत्पन्न हो गया। अर्थात उसे बोलते हैं हम विद्युत आवेश। क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे पाठ का नाम है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या है, पदार्थ का क्या है, गुण है। तो आप गौर करना, सबसे पहले भौतिक राशि से परिचित हो रहे हैं हम। अध्याय जो 1 में सबसे पहली जो भौतिक राशि है वो हमारी है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश का क्या परिचय होगा, कैसे परिचित हुए हम विद्युत, तो विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होगी, तो देखिए आप, विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होगी, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी बताया हमने कि जब किसी पदार्थ में आवेश उत्पन्न हो जाता है या कोई पदार्थ आवेशित हो जाता है तो आवेशित पदार्थ कौन से गुणों का प्रदर्शन करने लगता है, उसके अंदर विद्युत व चुंबकीय प्रभाव देखे जा सकते हैं या महसूस किए जा सकते हैं।
या उनमें उत्पन्न हो सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं। तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं या महसूस किए जा सकते हैं। इसे Q या कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। तो जहाँ भी आपको स्मॉल q या कैपिटल Q दिखाई दे तो किस भौतिक राशि का संकेत होता है, तो वह होता है विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब इसकी विमा, तो दोस्तों आपने देखा है विद्युत धारा की परिभाषा आपने पढ़ी है। करंट क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर Q/T। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? हम धारा बोलते हैं। अगर हम Q का मान बनाए तो I इंटू क्या हो जाएगा? T। तो आवेश का सूत्र क्या बन जाएगा? I से धारा और T से समय। तो आवेश का जो सूत्र होता है वो होता है धारा गुणित समय। अब इस आधार पर अगर हम इसका विमी सूत्र बनाएं या विमा बनाएं तो विद्युत धारा की विमा क्या जानते हो आप? कैपिटल A। और समय की जो विमा होती है कैपिटल T, तो A इंटू T। तो आवेश की विमा क्या हो जाएगी? AT हो जाएगी। अब बात करते हैं मात्रक की। तो विद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है वो होता है कूलाम। और कूलाम जो है आवेश का व्यवहार में सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो कूलाम जो है व्यवहार में आवेश का सबसे क्या है? बड़ा मात्रक है। और इससे छोटे मात्रक होते हैं मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम, ऐसे इसको छोटे मात्रक भी होते हैं। अब CGS पद्धति, दोस्तों CGS पद्धति में आपको ध्यान देना है। CGS पद्धति में आवेश का जो मात्रक है वो ESU मात्रक, ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, अर्थात स्थिर विद्युत मात्रक। तो स्थिर विद्युत मात्रक जो है वो क्या होता है? स्थित कूलाम। और EMU मात्रक होता है एफ कूलाम। फिर से एक बार गौर कीजिएगा कि CGS पद्धति में अगर ESU मात्रक की बात करें तो स्थित कूलाम, और EMU मात्रक की बात करें तो एफ कूलाम, और ESU का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत मात्रक। और EMU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, अर्थात विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो विद्युत चुंबकीय मात्रक एफ कूलाम और स्थिर विद्युत मात्रक होता है स्थित कूलाम। अब दोस्तों इसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि हमने अध्याय 1 की जो सबसे पहली भौतिक राशि है जिसको हम बोलते हैं विद्युत आवेश, तो अब हमने विद्युत आवेश का क्या कर लिया है? परिचय प्राप्त कर लिया है। उसकी परिभाषा लिख ली है, उसके मात्रक लिख लिए हैं, उसके विमी सूत्र लिख लिए हैं। और ये दोस्तों एक कैसी राशि होती है? तो ये अदिश राशि होती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों विद्युत आवेश के जो मात्रक हैं SI मात्रक और CGS मात्रक, इनमें आपस में क्या होते हैं? कुछ संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं जो वैकल्पिक प्रश्न के रूप में हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इनको भी आप नोट कर लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अब यहाँ देखते हैं हम, एक कूलाम आवेश बराबर कितने स्थित कूलाम होते हैं? तो ये होता है 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। ये याद रखिएगा हमेशा। आप जानते हो स्थित कूलाम CGS मात्रक है और कूलाम SI मात्रक है। तो आवेश के SI मात्रक और CGS मात्रक में क्या संबंध होता है? तो एक कूलाम बराबर कितना होता है? 3 × 10⁹ स्थित कूलाम होता है। इसी प्रकार एक कूलाम बराबर जो उसका CGS मात्रक होता है EMU का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, उसमें एफ कूलाम होता है। तो एक कूलाम में कितने एफ कूलाम होते हैं? तो 1/10 एफ कूलाम होते हैं। दोस्तों ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो एक कूलाम में कितने एफ कूलाम होते हैं? 1/10 एफ कूलाम होते हैं। ये दोनों ही जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो पदार्थ आवेशित हो जाता है। तो ये आवेश उत्पन्न कैसे हुआ? क्या कारण है कि पदार्थों का आपस में रगड़ने से उसमें आवेश उत्पन्न हो गया? तो आवेश उत्पन्न कैसे होता है? तो आवेश उत्पत्ति के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, उसको समझाने के लिए आवेश उत्पत्ति का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। अब ये आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, हम आपको बिल्कुल आसानी से समझाते हैं और बहुत ही आसान है। देखिए प्रत्येक पदार्थ क्या होता है? अणु से मिलकर बना होता है। और अणु में क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। अणु में क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। और परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। मान लो ये किसी पदार्थ का क्या है? परमाणु है, ये पदार्थ है, इसके अंदर क्या है? नाभिक है, ठीक है। अब परमाणु के अंदर जो है नाभिक होता है, मान लो
ये नाभिक बना दिया मैंने बड़ा, ये नाभिक है, ठीक है। नाभिक के अंदर आप जानते हैं क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और नाभिक के बाहर परमाणु में क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों आप जानते हो कि जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं उन पर धनावेश होता है, और जो कक्षाओं में जो परिक्रमा करते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर ऋणावेश होता है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर यहाँ पे 2 प्रोटॉन हैं तो बाहर भी क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अलग अलग कक्षाओं में मिलकर क्या होंगे, जितने अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉन है उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए परमाणु हमेशा कैसी अवस्था में रहता है, उदासीन अवस्था में रहता है, ठीक है। इसी प्रकार ये दूसरे पदार्थ का नाभिक, ये उसके क्या है, कक्षाएँ, ठीक है। इनमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इनमें इलेक्ट्रॉन, ऐसे चक्कर लगाएंगे, है ना। ये ए पदार्थ हो गया, ये बी पदार्थ हो गया, ये ए पदार्थ का परमाणु, ये बी पदार्थ का परमाणु। और जो नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पास वाली कक्षा में जो होते हैं वो, चूँकि नाभिक पे क्या होता है, प्रबल धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋणावेश होता है। चूँकि वो नाभिक के नज़दीक है इसलिए वो प्रबल आकर्षण से बंधे रहते हैं। तो जो ये बंधे रहते हैं इनको बोला जाता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन या बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको। और जो अंतिम कोश में रहते हैं, जो दूर कक्षाओं में स्थित रहते हैं इलेक्ट्रॉन जो परिक्रमा करते हैं, वो क्या होते हैं, दुर्बल आकर्षण से बंधे होते हैं, है ना। तो इन्हें बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, इस परमाणु में से अलग हो सकते हैं, एक में से निकलकर दूसरे में जा सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर हुई, जो पास वाली कक्षा में प्रबल आकर्षण से बंधे रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, बद्ध इलेक्ट्रॉन, और जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ आपको समझना है कि जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से पदार्थों को क्या मिलती है, आपस में ऊर्जा मिलती है। और आपको पता है कि जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलेगी तो अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा को पार कर क्या हो जाएगा, बंध तोड़कर क्या जाएगा, दूसरे परमाणु में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। तो जब हम 2 पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले जाते हैं, दूसरे पदार्थ के परमाणु में चले जाते हैं। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसमें से निकल के गया, तो इसमें क्या हो गई, कमी, और इसमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। तो दोस्तों जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर गया है उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, चूँकि कमी हुई है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कौन सा आवेश आता है, धनावेश। तो जहाँ भी फिजिक्स की भाषा में हम कि त्यागना नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी होना। तो जिस भी परमाणु में से, जिस भी पदार्थ के परमाणु में से जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उतने इलेक्ट्रॉन कहाँ में जाते हैं, दूसरे परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं, तो वहाँ अधिकता हो जाती है। अगर एक परमाणु में से 5 इलेक्ट्रॉन कम हुए तो दूसरे परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, अधिकता हो जाएगी। तो जिसमें कमी हुई है उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धन प्रकृति का, और जिसमें अधिकता हुई है, जिसने ग्रहण करे, उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ऋण प्रकृति का। तो दोस्तों नोट कर लीजिए कि जहाँ कमी होगी वहाँ पे धनावेश, आवेश की प्रकृति धनावेश होगी, और जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसमें ऋणावेश होंगे। तो आज आपको समझ में आ चुका होगा कि जब 2 पदार्थों को रगड़ते हैं तो आवेशित क्यों होता है। तो आज आपको पता चला कि जब 2 पदार्थों को हम आपस में रगड़ते हैं तो एक पदार्थ के परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ के परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और उतने इलेक्ट्रॉन की दूसरे परमाणु में क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तो जिसमें कमी होती है उसमें ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और जिसमें अधिकता हुई है उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं अर्थात उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस कारण जब भी हम रगड़ते हैं 2 पदार्थों को तो रगड़ने के कारण इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, और इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण ही उसमें आवेश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से बता सकते हैं कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा, तो अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि फिजिक्स कितना आसान है। आपको अब फिजिक्स में आनंद आने लग गए हैं, अब आपको सरलता से सब चीज़ें याद होने लग गई है, समझ में आने लग गई है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हो गया है। अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कि तो समझ में आ चुका होगा कि आवेश क्या होता है और आवेश कैसे उत्पन्न होता है। अब दोस्तों अब विचार आता है
कि अगर कोई वस्तु आवेशित है तो हम जानते हैं कि वो धनावेशित भी हो सकती है और वह ऋण आवेशित भी हो सकती है। तो यदि वो धनावेशित है या ऋणावेशित है तो उस पर कितना आवेश हो सकता है, अधिक से अधिक कितना आवेश हो सकता है और कम से कम कितना आवेश हो सकता है। तो किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, इसको बताने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत आया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है, इसको हम समझेंगे बहुत ही सरलता से। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत देखिए दोस्तों, अभी आपने देखा कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। तो किसी भी पदार्थ पर आवेश कितना हो सकता है तो वो काय पे डिपेंड करेगा कि कितना हो सकता है, वो जितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से स्थानांतरित होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी होगी या जितने इलेक्ट्रॉन की उसमें अधिकता होगी। तो किसी भी पदार्थ के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा उतना ही क्या हो सकता है, आवेश उत्पन्न हो सकता है। तो इस आधार पर क्या बात बताई गई है कि किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात गणितीय रूप में क्या लिखेंगे, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन क्या है, पूर्ण संख्या है, अर्थात 1 2 3 4 5 डैश और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो आप इसको अच्छे समझिए। वापस हमने अभी देखा था कि किसी भी पदार्थ में आवेश काय के कारण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान पे। और आप जानते हो किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही क्या होता है, स्थानांतरित होता है। या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या 200 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं क्या। तो कभी भी इलेक्ट्रॉनों को जो आदान प्रदान होगा पूर्ण रूप से ही होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसलिए इस आधार पर क्या बोला गया है कि कोई भी आवेशित पदार्थ है, चाहे वो धनावेशित है चाहे ऋणावेशित है ना, तो किसी भी आवेशित पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होगी, पूर्ण गुणज होगी। अर्थात ई का क्या होगी, या तो 1 गुना होगी या 2 गुना होगी या 3 गुना होगी। अगर ये नंबर हम रखते हैं तो क्या आ सकता है, अतः या तो ई होगा, 2e होगा, 3e होगा, 4e होगा, अर्थात डैश इत्यादि हो सकता है। अर्थात किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा क्या होगा, ई का पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो दोस्तों इसमें कई विकल्प बनते हैं इस टॉपिक पे। इसको छोटे नंबरों में पूछा जाता है, इसको एक वाक्य में भी पूछा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे एक वाक्य में आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत लिखिए, तो आपको ये पूरी परिभाषा लिखनी पड़ेगी कि किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होती है, वो पूर्ण गुणज होती है। अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन ई, क्योंकि आवेश को हम Q से दर्शाते हैं। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, जिसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और n क्या यहाँ पे, पूर्ण गुणज मतलब पूर्ण संख्या, अर्थात 1 2 3 4। अगर हम 1 रखेंगे तो 1 गुना, 2 रखेंगे 2 गुना, 3 रखेंगे 3 गुना, ऐसे। तो इसमें एक और संभावित प्रश्न बनता है, आपसे पूछ सकते हैं कि किसी भी आवेशित पदार्थ पर न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है। तो न्यूनतम संभव आवेश दोस्तों यहाँ पर क्लियर है, सबसे कम छोटी संख्या कितनी है, ई। तो सबसे न्यूनतम संभव आवेश, जिसको मूल आवेश भी बोलते हैं, आवेश की मूल इकाई, सबसे न्यूनतम संभव आवेश, किसी भी आवेशित पदार्थ पर सबसे न्यूनतम संभव आवेश कितना हो सकता है, तो आवेश की मात्रा कितनी हो सकती है, या इसको क्या बोलते हैं, आवेश की मूल इकाई। तो आवेश की मूल इकाई कितनी होगी, दोनों का जवाब एक ही बात है, मूल इकाई किसके बराबर होगी, ई के बराबर। ई और जिसका परिमाण कितना होता है, 1.6 ×
19 कूलाम। तो दोनों तरफ आप बोल सकते हो, या तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश बोल सकते हो कि सबसे न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है किसी वस्तु पर, तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश हो सकता है, या परिमाण में पूछे कि संख्या में कितना हो सकता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो सकता है। या एक वाक्य में आपसे पूछे कि आवेश की मूल इकाई कितनी होती है, तो आवेश की मूल इकाई भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो आवेश का क्वांटीकरण आपको अच्छे समझ में आ ही चुका होगा कि किसी भी आवेशित पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में होती है, अर्थात E गुना 2E गुना 3E गुना 1000 गुना लाख गुना करोड़ गुना इस प्रकार। ठीक है, तो सबसे कम से कम आवेश कितना होगा, तो E होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूनतम संभव आवेश कहते हैं। अब अगला टॉपिक है, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, आवेश किसे कहते हैं, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, और किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश कितना हो सकता है, अर्थात आवेश किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, आवेश कैसे उत्पन्न हुआ मतलब आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, और तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा कितना आवेश हो सकता है उसके लिए आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत पढ़ा। अब अगला टॉपिक हमारा है कि विद्युत आवेश के मूल गुण कौन कौन से होते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा टॉपिक है आवेश के मूल गुण। तो आपके सामने आवेश के मूल गुणों से हम परिचित करवाते हैं। पहला है विद्युत आवेश अदिश राशि है। तो दोस्तों आप जानते हो कि विद्युत आवेश केवल परिमाण से व्यक्त किया जा सकता है, दिशा का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः यह एक अदिश राशि है। दूसरा गुण है हमारा, किसी भी निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, अर्थात यदि हम क्या करें, कांच की छड़ से उनका कपड़ा रगड़ें तो आप जानते हो रगड़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, कांच में से इलेक्ट्रॉन निकल कर काय में चले जाते हैं, ऊन के कपड़े में चले जाते हैं, इसलिए कांच क्या जाता है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेशित हो जाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन इसमें कम हुए उतने काय में चले जाएंगे ऊन के कपड़े में, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण क्या जाएगा, वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो जितना कांच की छड़ में धनावेश उत्पन्न हुआ है उतना ही इसमें क्या हुआ, ऋणावेशित उत्पन्न हुआ है, अर्थात धनावेश और ऋणावेश दोनों को जोड़ेंगे तो वापस क्या जाएगा, रगड़ने से पहले दोनों में जो आवेश जीरो था, रगड़ने के बाद भी अगर हम दोनों के आवेशों को जोड़ दें तो योग क्या आएगा, शून्य आएगा, अर्थात ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। अर्थात बोल सकते हैं कि किसी भी निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, अर्थात विद्युत आवेश आवेश संरक्षण के नियम का क्या करता है, पालन करता है। अगला गुण है आवेश एक योज्य राशि है। दोस्तों इसको आपको समझना पड़ेगा। मान लो किसी वस्तु पे, ये कोई वस्तु है, इस पर +3 कूलाम आवेश लिखा है और यहाँ -4 कूलाम आवेश है। दो प्रकार के आवेश इसके ऊपर रखे हुए हैं, स्थिर आवेश हैं। तो योज्य नियम का पालन करने का मतलब होता है कि यह अदिश राशि इसलिए हमेशा क्या होगी, ये जुड़ेगी, इसका योग होगा, अर्थात +3 और -4 को जोड़ेंगे तो इसका कुल जो परिणामी आवेश आएगा वो कितना आएगा, -1 कूलाम। और यदि इसी पर एक होते 3 कूलाम और एक होता है 4 कूलाम तो कुल आवेश कितना हो जाता है, अब हो जाता है कुल आवेश 7 कूलाम। अर्थात हमेशा आवेश को बीजगणितीय योग के रूप में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। किसी भी निकाय पे अगर एक से अधिक आवेश है तो वो योज्य नियम का क्या करेगा, पालन करेगा, अर्थात सभी आवेशों को क्या कर लिया जाएगा, चिन्ह सहित जोड़ लिया जाएगा। इसको बोलते हैं हम आवेश एक योज्य राशि है। फिर अगला गुण है आवेश का स्थानांतरण हो सकता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा था कि जब दो पदार्थों को रगड़ते थे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान के कारण क्या होता है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या कर सकते हैं, हम स्थानांतरित कर सकते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन अगर एक में से दूसरी जगह जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो आवेशों का क्या, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, तो आवेश का भी क्या होगा, स्थानांतरण होगा। अगला है आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकरण का मतलब ये आपने सीख चुके हो पिछले टॉपिक में कि किसी भी आवेशित पदार्थ पर जो आवेश की एक निश्चित मात्रा होती है, आवेश एक निश्चित रूप से विभाजित होता है, उसको अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, वो हमेशा ई का क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसको बोलते हैं हम आवेश का क्वांटीकरण। किसी वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों बिल्कुल क्लियर बात है, अगर कोई वस्तु आवेशित है और वो विराम अवस्था में, अगर वही वस्तु क्या हो जाए, गतिशील अवस्था में आ जाए तो भी उसके आवेश में ना तो कमी होगी ना वृद्धि होगी, जितना पहले है उतना ही बाद में रहेगा। अर्थात किसी भी वस्तु का जो आवेश है उस वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। अगला, आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है। अर्थात
इसका मतलब क्या है, अभी आपने देखा कि जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतने किलोग्राम। अर्थात जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो द्रव्यमान में भी क्या होगी, कमी या वृद्धि होगी। अर्थात जब कोई पदार्थ धनावेशित होता है तो उसके द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि धनावेश के कारण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। और अगर कोई पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है तो उसका जो द्रव्यमान है पहले से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार आप पढ़ चुके हैं विद्युत आवेश के मूल गुण कितने होते हैं। तो हमने आपको मूल गुण 7 बता दिए हैं। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि आवेश के कोई 2 गुण लिखिए तो इन 7 में से आप कोई से भी 2 गुण लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा महसूस हो रहा है, अब आपको बिल्कुल फिजिक्स सरल लग रहा है। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, और जिस विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार हम हमारी पढ़ाई जारी रख सकें और आनंद के साथ हम सब चीज़ सरलता के साथ सीख सकें। धन्यवाद।